देखिए, मंडल बनाम कमंडल पुराना मुद्दा हो चुका है जी। और जो 92 वाला मामला था अभी वो होने वाला नहीं है। आरएसएस बीजेपी के लोग कितनी भी कोशिश कर लें, अभी ओबीसी अपने हक अधिकारों को लेकर जागृत हो गया है। 90-92 का ओबीसी और 2023-24 के ओबीसी में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। किया जाए 3.5% तक ब्राह्मणों को रोक दिया जाए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको जितनी संख्या है उतना आरक्षण दे दिया जाए और सब लोग मिलकर देश का विकास करें। क्या दिक्कत है? ब्राह्मणों की आइडियोलॉजी ये है कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ रहना चाहिए, बाकी सब उनके गुलाम रहने चाहिए। यही ब्राह्मणवाद है। हम लोगों की ये कोशिश है कि ईवीएम में जो गड़बड़ी होती, कम से कम ईवीएम ना हटे तो ईवीएम में जो गड़बड़ी का साधन है उस पर कम से कम इतना पाबंदी लगाई जाए कि चोरी पकड़ में आने का सिस्टम, जो पेपर ट्रेल लगाया गया, अगर उसके कागजी मतपत्रों की रिकाउंटिंग का मामला साफ हो जाता है तो इससे फिर जो गड़बड़ी होने की संभावना है वो बंद हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल जातिवादी मीडिया है और उत्तर प्रदेश में तो ऐसी घटनाएं सामने आई। लोगों ने बताया कि भैया जीते हुए को हरा दिया, हारे हुए को जिता दिया। मतलब ईवीएम में भी जो जीत गया उसको भी हरा दिया, कलेक्टर ने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। हमारे साथ में विकास पटेल जी हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो मंडल बनाम कमंडल को कैसे देखना है सर? देखिए, मंडल बनाम कमंडल पुराना मुद्दा हो चुका है जी। और जो 92 वाला मामला था अभी वो होने वाला नहीं है। आरएसएस बीजेपी के लोग कितनी भी कोशिश कर लें, अभी ओबीसी अपने हक अधिकारों को लेकर जागृत हो गया है। 90-92 का ओबीसी और 2023-24 के ओबीसी में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है और देश में अभी जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का जो मुद्दा है ये प्रमुख मुद्दा। अभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा कितना भी बड़ा करे आरएसएस बीजेपी के लोग, ये बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है क्योंकि अब समाज में जागरूकता फैल चुकी है। 75% जो है आरक्षण SC ST OBC को जो है वहाँ की बिहार की जो सरकार उसका बिल जो है लाई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या इससे जातिवाद बढ़ेगा? मतलब क्या बदलाव आएगा? कोई क्रांति का उदय होगा? क्या होने वाला है? तो जब से आरक्षण की बात चल रही है तब से जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, ब्राह्मण लोग खास तौर से, वो तब से कहते जातिवाद बढ़ेगा। उनके ये कहते कहते शेड्यूल कास्ट का आरक्षण हो गया, उनके ये कहते कहते शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण हो गया, इनके ये कहते कहते ओबीसी का आरक्षण हो गया। जातिवाद कहाँ बढ़ा? तो ये जातिवाद बढ़ने का मामला नहीं। उनको लगता है कि सबके हक अधिकार पर हम कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, तो इनको इनका हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब डायरेक्ट विरोध करेंगे तो वोट भी इनका लेना है। जी जी। तो इसलिए डायरेक्ट विरोध ना किया जाए, इनके ही लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये कहा जाए कि इससे जातिवाद बढ़ जाएगा। बिहार सरकार ने जो फैसला लिया उसका हम लोग स्वागत करते हैं, मगर हम तो चाहते हैं 100% आरक्षण लागू कर दिया जाए। ये आरक्षण का लड़ाई झगड़ा ही खत्म कर दिया जाए। 3.5% तक ब्राह्मणों को रोक दिया जाए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको जितनी संख्या है उतना आरक्षण दे दिया जाए और सब लोग मिलकर देश का विकास करें। क्या दिक्कत है? 3.5% ब्राह्मण, 45% संसाधनों पे हिस्सा है पूरे देश में, और वो समाज जो है आप लोगों का जो है मतलब SC ST OBC का जो ये बिल है वो सड़कों पे आकर के विरोध कर रहा है, और जो OBC समाज है सोया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? अभी उतना भी सोया हुआ नहीं है, पहले जितना सोया था। अच्छा, अभी उतना सोया, अगर उतना सोया हुआ होता तो अमित शाह को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कब जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। महिलाएं मजबूर हो रही है। अमित शाह ने एक बात सोचिए, और मोहन भागवत को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब आरक्षण सैकड़ों 200 साल तक रहना चाहिए, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर जाति व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई, अगर ये सारी बात बोली जा रही है तो ये बोलने के पीछे जागृति है। और जितना सोया 90-92 में था उतना सोया अब नहीं है। अब ओबीसी भी बहुत सारी बात जानने लगा, समझने लगा है और उसमें आप लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। सोशल मीडिया की क्रांति है और इसकी वजह से पहले बात नहीं पहुंचती थी लोगों तक, अब हर बात लोगों तक पहुंच रही है। तो लोग जजमेंट बना रहे हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी अयोध्या में लाखों दिए जलाए गए और दिए तले जो बेचारे कमजोर मजदूर और महिलाएं और बच्चे जो दिए का तेल
बटोरने गए और पुलिस उन्हें बटोरने भी नहीं दे रही थी, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या ये तस्वीर वायरल हो पाती, क्या लोग जान पाते? तो आज की तारीख में लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, अब उनके लिए भी उतना आसान नहीं रह गया जितना पहले था। इसलिए तो अलग अलग जाति का मंत्री बना रहे हैं, अलग अलग जाति के नेताओं को, कि कम से कम जाति का चेहरा देख करके वोट दे दो। उनको अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, अपनी आइडियोलॉजी पर कॉन्फिडेंस नहीं, अब जाति का चेहरा दिखा करके वोट लूटना चाहते हैं। उसमें रहने के लिए ये ब्राह्मणों की आइडियोलॉजी क्या है? ब्राह्मणों की आइडियोलॉजी ये है कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ रहना चाहिए, बाकी सब उनके गुलाम रहने चाहिए, यही ब्राह्मणवाद है। एक साधु कह रहा है कि 2035 तक पूरी 100% मनुस्मृति लागू हो जाएगी। उनकी इच्छा है, मगर हम लोग होने देंगे? देश में बहुसंख्यक आबादी ओबीसी SC ST की है और मनुस्मृति ओबीसी SC ST को गुलाम बनाती है, अधिकार वंचित करती है। का देश का 90% जो ओबीसी SC ST का समाज है, क्या वो इसको होने देगा? लेकिन अगर वो बोलते रहे तो ये बेहतर है। ये बेहतर क्यों है? अच्छा। हमारे जो सोए हुए लोग हैं, जब उनको बोलते हैं मनुस्मृति लागू करेंगे, तो वो भी उठ के खड़े हो जाते हैं, अरे मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, तो वो भी तैयार हो जाता था। हम जगाते हैं, कहता ऐसे थोड़े हो जाएगा। एक्शन के रिएक्शन। हाँ, हम जगाते बताते ऐसा करने वाले नहीं नहीं ऐसा थोड़े होगा पटेल जी, आप कुछ ज्यादा ही बता रहे हो। वही जब वो बोल देते हैं तब हमारा समाज हमें टेलीफोन करता है, अरे वो तो ऐसा बोल दिया, वो लोग करने वाले हैं, कहाँ है आप, मिलना चाहते हैं। फिर वो हमारा समाज एक्टिव हो जाता। तो हम तो उनको धन्यवाद देते हैं और जोर जोर से बोलो मनुस्मृति लागू करो, लेकिन हम लागू नहीं होने देंगे। सरकार में बनाई गई थी। 2024 में क्या देखते हैं कि मतलब कि सत्ता परिवर्तन होगा, किस आधार पे होगा? एक तरफ आप ये देख सकते हैं कि ईवीएम का जो मामला है पूरे जोरों पे है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। 26 नवंबर को आप लोग जो है एक तैयारी कर रहे थे ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन का, वो पोस्टपोन शायद हो गया है, आप बता रहे थे। वो हमारे वो आगे बढ़ गया है। तो ये जो 2024 का जो मामला है, क्या पेपर ट्रेल मशीन से पूर्ण गिनती होगी, नहीं होगी, या फिर ईवीएम का क्या है, घपले का मतलब आप कैसे? हम लोगों की ये कोशिश है कि ईवीएम में जो गड़बड़ी होती है, कम से कम ईवीएम ना हटे, तो ईवीएम में जो गड़बड़ी का साधन है उस पर कम से कम इतना पाबंदी लगाई जाए कि चोरी पकड़ में आने का सिस्टम, जो पेपर ट्रेल लगाया गया, अगर उसके कागजी मतपत्रों की रिकाउंटिंग का मामला साफ हो जाता है तो इससे फिर जो गड़बड़ी होने की संभावना है वो बंद हो जाएगी। और अगर गड़बड़ी पर रोक होगी तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए। और बीजेपी के खिलाफ तो पूरे देश भर में माहौल है। अगर विपक्षी दल के नेताओं ने समझदारी दिखाई तो बीजेपी 24 में आने वाली नहीं, मगर विपक्षी दल के नेताओं को समझदारी दिखाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि 2024 में निष्पक्ष रूप से चुनाव होने वाला है या धांधली हो सकती है? धांधली करने वाले लोगों से धांधली की ही उम्मीद की जा सकती है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं भारत में कभी निष्पक्ष रूप से चुनाव होता है। जो इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है, जो चुनाव का सिस्टम है, आप बताओ, एक आदमी चंदा मांग के 10,000 रुपया इकट्ठा करता है लोकसभा में नॉमिनेशन करने के लिए, फीस जमा करने के लिए, दूसरा आदमी उसी सीट पर करोड़ों रुपया खर्च करता है, दोनों में क्या बराबरी कर सकते हैं? तो ये जो स्थिति है, ये एक आर्थिक मामला भी इसमें है। दूसरा, तमाम चैनलों पर खबरें चलती हैं कुछ पार्टियों की, और कुछ पार्टियों की खबरें ही नहीं रहती हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कुछ चैनलों को दे सके, या उनकी जाति बिरादरी के लोग चैनलों में नहीं है। तो ये निष्पक्ष तो कहा ही नहीं जा सकता। अब बहुजन समाज इसमें पूरी ताकत लगाकर जद्दोजहद करके जितना हासिल कर ले, जितना लड़ ले, और जितना लड़ के अपना हासिल कर ले, वो बहुजन समाज की योग्यता है। साधनों संसाधनों के मामले में बहुजन समाज की पार्टियां, SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टियां ब्राह्मणों की पार्टियों के मुकाबले कहीं नहीं खड़ी हैं, और ना ही चैनल ही उनका कोई मदद करता है। देखो, नीतीश कुमार की बदनामी करने में पूरा चैनल लगा हुआ है। मतलब वो जब से बीजेपी का साथ छोड़े हैं, आप डे टू डे देखो, निगेटिव खबरें ही चलाई जाती हैं उनके बारे में चैनलों पर। तो ये तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बदनामी कर रही है, साधन संसाधन नहीं है। तो इसको निष्पक्ष कैसे कहा? निष्पक्ष तो तब होता है जब जितने लड़ने वाले कैंडिडेट हैं वो बराबर
बराबरी के हों और बराबरी में टक्कर हो, जिसको जनता का समर्थन हो वो चुनाव जीते तो निष्पक्ष है। तो एक तो ईवीएम का मामला है ही, इसके अलावा भी बहुत प्रकार के भ्रष्टाचार हो। मनवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया भी हो गई है। हाँ बिल्कुल, जातिवादी मीडिया है। और उत्तर प्रदेश में तो ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई, लोगों ने बताया कि भैया जीते हुए को हरा दिया, हारे हुए को जिता दिया। मतलब ईवीएम में भी जो जीत गया उसको भी हरा दिया, कलेक्टर ने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। तो ये प्रशासनिक स्तर पर भी दुरुपयोग हो रहा है, नॉमिनेशन तक करने से रोका जाता है। तो कई प्रकार की दिक्कतें हैं, लेकिन अगर समाज संगठित हो जाए, समाज तय कर ले, तो जैसे पहले हमारे तमाम लोगों ने इन दिक्कतों को पार किया है और अपनी पार्टियां डेवलप की है, तो आज भी उन दिक्कतों का सामना किया जा सकता है, लड़ा जा सकता है। इकट्ठा होकर लड़ने की जरूरत है और हौसले के साथ लड़ने की जरूरत है। खर्च करें, हमें उनको तो ये है विकास पटेल जी। पूरे देश में जो है जो बहुजन समाज है, मूल निवासी समाज है, उसको एक प्लेटफार्म पे लाने का इनका प्रयास है और लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, तो आप जो 2024 का जो आने वाला चुनाव है किस तरह का होने वाला है, बहुत सारी गहमा-गहमी है, आप देख सकते हैं। आप खुद जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि 2024 का चुनाव कैसा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।